चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं रिवीजन फॉर सीए फाउंडेशन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड विथ चैप्टर 14 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन। सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है? सेंट्रल टेंडेंसी मतलब एक मिडिल वैल्यू होती है, एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, एक सिंगल वैल्यू जो रिप्रेजेंट करती है पूरे डेटा को, और नॉर्मली हम उसको एवरेजेस भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, कितने टाइप्स के सेंट्रल टेंडेंसी है? एक है तुम्हारा मैथमेटिकल एवरेजेस और दूसरा है पोजिशनल एवरेजेस। मैथमेटिकल एवरेजेस में हमको देखना है एएम, जीएम एंड एचएम, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। एंड पोजिशनल एवरेजेस में हमको देखना है मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। अब इसके फॉर्मूले वगैरह क्या है सब आगे देखेंगे। अब उसके बाद कुछ क्राइटेरिया दिया है फॉर आइडल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। पहला क्राइटेरिया, इट शुड बी प्रेजेंट प्रॉपरली एंड अनएम्बिगुअसली डिफाइंड। जब भी मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम लिख रहे हैं या फिर एक जो वैल्यू लिख रहे हैं, मीन की वैल्यू हो, मीडियन की वैल्यू हो, ये ऐसा होना चाहिए जो हम उसको प्रॉपरली डिफाइन कर सके एंड उसमें कोई एम्बिग्यूटी क्रिएट ना हो। देन इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रहेंड, कॉम्प्रहेंड करने में भी आसान होना चाहिए कि मैं उसको बता सकूं कि ये मीन है, पूरा डेटा इसके इतने आसपास में है। देन इट इज सिंपल टू कंप्यूट, कंप्यूटेशन का फॉर्मूला सिंपल होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, ऑल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होना चाहिए। एंड इट शुड हैव सर्टेन डिजायरेबल मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज। इट शुड बी अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस of extreme observation. It should be least affected by the presence of extreme observation. बहुत ज्यादा एकदम एक्सट्रीम, एकदम लार्ज, एकदम स्मॉल, इनसे ज्यादा अफेक्ट होना नहीं चाहिए। ऐसे जो ये जो सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है उनको हम बोलेंगे कि इट इज अ आइडल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। और इसमें मोस्टली जो है वो तुम्हारा अरिथमेटिक मीन आता है जो इन सारे क्राइटेरिया को फॉलो करता है। अब तो उसी से शुरू करते हैं। व्हाट इज अरिथमेटिक मीन? अरिथमेटिक मीन क्या है? मीन का फॉर्मूला हमको पता है, समेशन एक्स अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स अपॉन एन। अब ये जब हम समेशन एक्स अपॉन एन बोल रहे हैं ना, तो दिस इज फॉर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी। डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी, पूरा डेटा दिया है, नंबर्स दिए हुए हैं, हमको नंबर्स को ऐड करना है और जितने नंबर्स है उसको डिवाइड करना है, ठीक है। और अगर यही चीज मुझे डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी के साथ दिया, अब डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी कैसा होता है? एक्स के वैल्यूज दिए हुए होते हैं 2, 4, 6 एंड उसके साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है 8, 7, 5। तो अगर मुझे इसका मीन निकालना है, मीन निकालना है तो हम क्या करेंगे? समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ, समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। और यही सेम फॉर्मूला हमारा यूज होगा फॉर कंटिन्यूअस डेटा ऑल्सो। कंटिन्यूअस डेटा कैसा होता है? जहां पे क्लास बाउंड्रीज दिए हुए हैं, क्लास बाउंड्रीज दिए हुए हैं, क्लास हाइट वगैरह दिया हुआ है, क्लासेस के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तो वहां पे बस एक ये जो x है ना, ये x तुम्हारा मिड वैल्यू ऑफ द क्लास रहेगा, ये x जो है वो मिड वैल्यू ऑफ द क्लास रहेगा। अदरवाइज फॉर्मूला सेम है फॉर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस डेटा विथ फ्रीक्वेंसी के लिए। कंटिन्यूअस डेटा दिया है तो ऑब्वियसली विथ फ्रीक्वेंसी ही रहेगा। क्लियर फॉर्मूला। अब इसके फीचर्स, फीचर्स देखो, इट इज इजी टू कैलकुलेट बेस्ड ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन, इसके लिए मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज भी है। इट कैन नाइदर बी डिटरमाइंड बाय इंसेप्शन और नॉर बाय द ग्राफिकल लोकेशन, हम इसको ग्राफिकल लोकेशन में भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा, सॉरी, क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम इसको कंप्यूट नहीं कर सकते। देन इट इज अनड्यूली अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम्स ऑब्जर्वेशन एंड हेंस इट इज नॉट अ गुड रिप्रेजेंटेटिव डेटा फॉर हैविंग सम एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन। अगर बहुत लार्ज ऑब्जर्वेशन है, एकदम स्मॉल, एकदम 2 दिया है एंड 2000 दिया है और उसका मीन निकाल रहे हो, तो यहाँ पे ये मीन जो है, ये मीन तुमको प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो जब एक्सट्रीम्स आते हैं तो एक्सट्रीम्स में मीन काम नहीं करता, अदरवाइज मीन हर जगह काम करता है और इसीलिए इसको मोस्ट आइडल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी बोला गया है। अब मीन के कुछ प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी है, अगर सारे के सारे ऑब्जर्वेशन सेम है, सपोज के है, तो उसका मीन भी के ही रहेगा। एंड सेकेंड प्रॉपर्टी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब भी मैं
सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन निकालूंगा तो आंसर 0 होगा। सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन, मीन से कितना डेटा मेरा वेरी कर रहा है और उसका मैं समेशन ले रही हूँ तो वो 0 होगा। x minus summation x minus x bar is equal to 0. Then AM is affected due to change of origin and scale, which implies that if the original value x is changed to another variable y by affecting the change of origin A and change of scale B, then if y is equal to a plus bx, then am of y will be y square y bar is equal to a plus b x bar. अब यहाँ पे हमको देखो, हमको दिया हुआ होता है इक्वेशन दिया होता है, सपोज ऐसा इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 और हमको बोलते हैं कि x बार है तुम्हारा 6, फाइंड y बार। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये इक्वेशन है इस इक्वेशन को शिफ्ट कर देंगे, y इज इक्वल टू a x प्लस सॉरी a प्लस बी एक्स। तो 8 माइनस 2x अपॉन 3 और इस x के जगह पे हम x बार की वैल्यू पुट करेंगे और y बार का आंसर निकालेंगे कैलकुलेटर पे। क्लियर? बस इतना याद रखना है कि जब भी हमको ऐसा इक्वेशन आए तो जब मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है तो वहां पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स में हम x बार दिया है तो x बार का वैल्यू रखेंगे, y बार निकालेंगे। आगे जाके मीडियन आएगा तो मीडियन का वैल्यू रखेंगे, मीडियन ऑफ y निकालेंगे। तो वहां पे ये सेम है। Then sum of squares of deviation of all observations about mean is minimum. अब मैंने x माइनस एक्स बार समेशन x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू 0 बोला था। अब ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, समेशन ऑफ स्क्वायर्स ऑफ डेविएशन दैट इज समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये मिनिमम आएगा। ये कितना होगा, मिनिमम होगा कंपेयर टू एनी अदर मीडियन और मोड, ठीक है, एनी अदर सेंट्रल टेंडेंसी। क्लियर? देन आता है तुम्हारा वेटेड मीन कंसेप्ट। वेटेड मीन मतलब मेरे पास डेटा दिया हुआ है जिसमें वेट्स दिए एंड मीन निकालना है। इट इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी मतलब वेट ही होता है ना। तो वेटेड मीन के लिए एक्स बार इज इक्वल टू समेशन डब्ल्यू एक्स अपॉन समेशन डब्ल्यू, या फिर तुम इसको फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो कि डिस्क्रीट डेटा विद फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है। एंड कंबाइंड मीन क्या, अब मेरे पास दो डेटा दिया हुआ है, दो डेटा के अंदर दो एन है, दो एक्स बार है, दो एन है, दो एक्स बार है। तो मैं क्या करूंगी, n1 इंटू एक्स बार 1 n1 इंटू एक्स बार 1 प्लस n2 इंटू एक्स बार 2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। क्लियर? यहाँ पे हुआ तुम्हारा मीन खत्म। अब हम आगे चलते हैं ज्योमेट्रिक मीन पे। अरिथमेटिक मीन हो गया। अरिथमेटिक मीन क्या था, एडिशन ऑफ ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर्स, कितने नंबर, टोटल नंबर। ज्योमेट्रिक मीन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन इज प्रोडक्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड फिर उसका nth रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो फॉर्मूला तुमको दिख रहा होगा, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी के लिए जितने भी मेरे x दिए हैं, x1 x2 x3 x4 जितना भी है सबको मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट रेज टू 1 बाय n। और वही अगर फ्रीक्वेंसी के साथ दिया है तो यहाँ पे काफी बार कंफ्यूजन में होता है, एक दो डेटा ही देते हैं तुमको, बट उसमें भी हम कंफ्यूजन में चले जाते हैं। तो x1 रेज टू f1, x1 raised to f1, x2 raised to f2, x3 raised to f3 and then whole bracket raised to 1 by n या फिर समेशन f लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? अब gm क्या है, gm के कुछ प्रॉपर्टीज है, बराबर। तो gm के प्रॉपर्टीज क्या है, लॉगरिथम ऑफ gm फॉर द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज am ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन। बस याद रखना, प्रॉपर्टी है, कभी गलती से ऑब्जेक्टिव में आ जाए इसके लिए। लॉगरिथम ऑफ जीएम ऑफ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब मैं किसका लॉगरिथम निकाल रही हूँ, जो ज्योमेट्रिक मीन है उसका लॉगरिथम निकाल रही हूँ, वो किसके इक्वल होगा, एम ऑफ लॉगरिथम ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितने भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं उनका लॉग और फिर उसका मैं एम करूं तो वो इक्वल होगा। ठीक है,
क्लियर? इफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अज्यूम्ड बाय वेरिएबल कांस्टेंट, तो जीएम भी कांस्टेंट होगा, ये एएम के जैसे ही है. देन जीएम ऑफ द टू वेरिएबल्स इज, दो वेरिएबल दिया है और उसका प्रोडक्ट निकालने बोला है, प्रोडक्ट निकालने बोला है. एंड तुमको z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई दिया है, z इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई है, सॉरी यहाँ पे x इंटू वाई है, प्रोडक्ट है ना, x इंटू वाई है. तो जीएम ऑफ z, कोई नया जीएम निकालना है, तो जीएम ऑफ z इज इक्वल टू जीएम ऑफ x इंटू जीएम ऑफ y. दोनों वेरिएबल का जो भी ज्योमेट्रिक मीन होगा उनको मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा जीएम ऑफ z आ जाएगा. एंड अगर रेशो दिया है x बाय वाई दिया है, तो जीएम ऑफ x अपॉन जीएम ऑफ y करके मुझे जीएम ऑफ z मिल जाएगा. क्लियर? देन आता है हार्मोनिक मीन. हार्मोनिक मीन क्या है? फॉर अ गिवन सेट ऑफ नॉन जीरो ऑब्जर्वेशन, द हार्मोनिक मीन इज डिफाइंड एज अ रेसिप्रोकल ऑफ एम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जर्वेशन. मतलब मुझे एम का फॉर्मूला को भी रेसिप्रोकल करना है एंड जो ऑब्जर्वेशन है उनको भी रेसिप्रोकल करना है, उल्टा करना है. तो फॉर्मूला क्या बन रहा है? एन अपॉन समेशन 1 अपॉन एक्स. ऑब्जर्वेशन को भी उल्टा करो, उसका समेशन करो, उसको m प्लस कर दो, बराबर. जो भी ऑब्जर्वेशन 2 3 4 5 जो भी ऑब्जर्वेशन दिए होंगे 1/2 1/3 1/4 करके m प्लस करते जाना. देन टोटल n मुझे पता है कितने दिए, वो तो दिखते ही है, 4 दिए होंगे, तो 4 डिवाइडेड बाय MRC इक्वल टू HM आ जाएगा. HM यूज कब करोगे? जब तुमको स्पीड वाला क्वेश्चन आए, स्पीड डिस्टेंस ये वाले क्वेश्चन आए, तो वहां पे तुमको HM यूज करना है, वहां पे AM GM पे जाना नहीं है. ठीक है? देन डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी रहा, फ्रीक्वेंसी रहा तो क्या होगा? न्यूमरेटर में तो मेरा सेम है, टोटल n आएगा. डिनोमिनेटर में क्या होगा? समेशन f अपॉन x, f अपॉन x. मैं जब am निकाल रही थी, am के टाइम में मैंने क्या किया था? समेशन f x अपॉन समेशन f लिया था. तो जी HM में क्या होगा? f मल्टीप्लाई ही करना है, बट ऑब्जर्वेशन हम कर रहे हैं रेसिप्रोकल, तो ऑब्जर्वेशन को उल्टा करना है. उधर फ्रीक्वेंसी को भी उल्टा मत करना, ये एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं. एक तो 2 से 3 डेटा का ही दिया हुआ होता है, 2 से 3 ऑब्जर्वेशन ही होते हैं, बट तुम उसमें भी गड़बड़ कर दोगे तो आंसर वैसे ही रॉन्ग हो जाएगा. तो यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी f है, f हमेशा मल्टीप्लाई हो रहा है विथ ऑब्जर्वेशन, बट HM निकालना है तो ऑब्जर्वेशन मेरा ऑलरेडी रेसिप्रोकल में गया है, मैं फ्रीक्वेंसी को रेसिप्रोकल नहीं करूंगी. क्लियर? अब इसके प्रॉपर्टीज, इसमें सेम वापस वही बोला है कि अगर k ऑब्जर्वेशन है तो उसका HM भी k ही होगा. क्लियर? देन कंबाइंड HM, कंबाइंड HM के लिए क्या होगा? N1 प्लस N2 न्यूमरेटर में आ जाएगा. डिनोमिनेटर में रेसिप्रोकल करना है ना, तो HM ऑफ क्या बोलते हैं, N1 अपॉन HM ऑफ 1 प्लस N2 अपॉन HM ऑफ 2. क्लियर? फॉर्मूला क्लियर है? फॉर्मूले में कोई दिक्कत? चलो फिर आगे. अब अगर मुझे AM GM HM इन तीनों के बारे में एक साथ पूछा है, तो ये हमेशा याद रखना, AM इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू GM, GM इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू HM. ठीक है? मोर देन इक्वल टू कब आएगा? जब सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तभी इक्वल टू आने वाला है. अगर ऑब्जर्वेशन अलग अलग है तो AM इज मोर देन GM एंड GM इज मोर देन HM. ठीक है? अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो तुम्हारा AM GM HM तीनों सेम होगा. क्लियर? देन अगर दो ऑब्जर्वेशन के बारे में दिया है तो एक प्रॉपर्टी हमको याद रखनी है, दैट इज GM का स्क्वायर, GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM. GM स्क्वायर इज इक्वल टू AM इंटू HM. अब ये कैसे आता है हमने क्लास में देख लिया है, तो वहां पे हम नहीं जाएंगे. अगर दो प्रॉपर्टी है तो AM क्या, दो ही अगर ऑब्जर्वेशंस दिए तो AM क्या होगा? A प्लस बी अपॉन 2. GM क्या होगा? अंडर रूट AB. एंड HM क्या होगा? 2AB अपॉन A प्लस बी, 2AB अपॉन A प्लस बी. क्लियर? अब ये क्यों यूज करना है? हमको कभी कभी पूछते हैं, दो ऑब्जर्वेशन निकाल के दो, उसका GM ये है HM ये है, तो हमको वहां पे एडजस्टमेंट करना है. एडजस्टमेंट कौन से? जो मैंने बेसिक में बताए, A प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, A माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले यूज करके हमको आंसर निकालना है. याद आया? क्वेश्चन ऐसे कुछ किए थे? नहीं तो क्वेश्चन तो वैसे ही वापस होने वाले हैं. नेक्स्ट, अब चलते हैं पोजिशनल एवरेजेस के पास. पोजिशनल एवरेजेस में सबसे पहला है मीडियन. मीडियन क्या है? मीडियन इज अ पार्टीशन वैल्यू. मैं पूरे डेटा को दो हिस्सों में डिवाइड कर रही हूँ, तो ये मिडल वैल्यू है. तो ये कौन सी है?
मिडल वैल्यू है। अभी इस मिडल वैल्यू को हम डिटरमाइन कैसे करें? मिडल वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए अगर डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है, डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी है, तो n+1/2, n+1/2 जितना भी n रहेगा उसमें +1 डिवाइडेड बाय 2 वो ऑब्जर्वेशन जो रहेगा, ठीक है। यहाँ से मुझे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेगा, कौन सा ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन है, तुमको वो nth वैल्यू मिलने वाली है। तो n+1/2 वैल्यू, वहां पे कौन सा ऑब्जर्वेशन लिखा है वो ऑब्जर्वेशन तुम्हारा मीडियन है। मोस्टली तुम गलती कर देते हो, स्पीड में होते हैं हम, हमारी स्पीड में चलते रहते हैं, सॉल्व करना है, वहां पे 3.5 तुम्हारा आंसर आया है, तो तुमने 3.5 को ही मतलब 3.5 को मीडियन ले लेते हो, तो वो गलती मत करना। 3.5 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन एंड उसके बाद 3.5 मतलब थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन, और वहां से हमको मीडियन की वैल्यू मिलेगी। तो 3.5 तुम्हारा मीडियन नहीं है, थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.5 एंड डिफरेंस बिटवीन फोर्थ एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन। क्लियर? अगर डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी रहा, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी रहा, अब यहाँ पे क्या होगा, हमको n+1/2 ऑब्जर्वेशन तो निकालना है, n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकालना है। बट यहाँ पे जब मैं n+1/2 ऑब्जर्वेशन निकाल रही हूँ तो वहां पे हमको एक काम करना है, दैट इज कि जो सबसे पहले हम, सॉरी मैंने ये बताना तो भूल ही गई कि जब मीडियन होता है तो हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना पड़ता है। तो मीडियन जब भी आए तो हमेशा पहले डेटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। एंड डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी रहा तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी रहा तो हम पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम चेक करेंगे जो n+1/2 ऑब्जर्वेशन है उसके ऊपर वाली वैल्यू कहाँ पे आ रही है, और उस x को, उस CF वाले x को हम कंसीडर करेंगे मीडियन। क्लियर? समझ आया? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस डेटा। कंटिन्यूअस डेटा में क्या होगा, कंटिन्यूअस डेटा में हमको क्लास दिया हुआ है तो हम डायरेक्टली n/2 करेंगे, हम डायरेक्टली n/2 ऑब्जर्वेशन। अब ये n/2 जहां पे आता है वो रहेगा मेरा मीडियन क्लास, वो रहेगा मेरा मीडियन क्लास। अब उस मीडियन क्लास का जो लोअर लिमिट है वो हमको चाहिए, ठीक है। उस क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी चाहिए, एंड मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए। मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, और क्लास का हाइट चाहिए। यहाँ से हमको अगर वो फॉर्मूला याद है, मैंने तुमको फॉर्मूला समझाते हुए बोला था n/2 निकालो, कैलकुलेटर पे पहले n/2 निकालो, माइनस अब वो n/2 जिस क्लास के अंदर दिख रहा है, CF के अंदर दिख रहा है, उसके पहले वाले CF से माइनस कर दो, उसके पहले वाले CF से माइनस कर दो, उसके खुद के फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो, देन मल्टीप्लाई विथ हाइट। मोस्टली 10 की हाइट होती है, पर चेक कर लेना क्वेश्चन में कि डिफरेंस कितना है, लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एंड जो वो क्लास है उस क्लास के लोअर लिमिट को ऐड कर दो, तो तुम्हारा मीडियन आता है। याद आया कुछ कि हम इस तरीके से पढ़े थे, हमने ऐसे कैलकुलेट किया है। इसके मोस्टली क्वेश्चंस जब होंगे तभी तुमको ये चीज थोड़ी बहुत क्लियरिटी पे समझ में आएगी कि कैलकुलेटर पे करना कैसे है। अदरवाइज थोड़ा सा अगर समझना है तो n/2 पहले डिटरमाइन करो, n/2 माइनस CF, n/2 जिस क्लास में आ रहा है, जिस क्लास के फ्रीक्वेंसी में आ रहा है उसके पहले वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लो, उसमें से माइनस करो, डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाय उस क्लास की खुद के फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी लेनी है, जिसका मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी लेना है, मल्टीप्लाइड बाय हाइट, देन एड लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। क्लियर? अब मीडियन के जैसे ही कुछ और भी थे, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, राइट। वहां पे हमको फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, वहां पे हमको फॉर्मूले में क्या चेंज करना है, जब क्वार्टाइल आए तो क्वार्टाइल के लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 4, क्वार्टाइल के लिए हम करेंगे डिवाइडेड बाय 4, इंस्टेड ऑफ डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा, डिवाइडेड बाय 4। डेसाइल के लिए क्या होगा, डिवाइडेड बाय 10, परसेंटाइल के लिए डिवाइडेड बाय 100, ये याद रखना। एंड इसके साथ साथ ये चीज भी याद रखना, जब हम ये डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100 कर रहे हैं तो हमको वहां पे Q2 Q3 Q4 ऐसा कुछ दिया है, या फिर D5 D10
ये भी कुछ पूछा है, या फिर परसेंटाइल में P18, P20, P25, तो जो भी हमको यहाँ पे डिजिट दिया हुआ होगा हम उस डिजिट से मल्टीप्लाई भी करेंगे, हम उस डिजिट से मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड देन हमारा वो क्लास आएगा, अगर क्लास है तो। क्लास बाउंड्री कंटिन्यूअस डेटा रहा तो हमको क्लास मिलेगा एंड देन हमको ये बड़ा वाला फॉर्मूला यूज करना है। अदरवाइज मीडियन निकालना आसान है, डिस्क्रीट डेटा है तो बहुत आसान है, डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी है तो भी आसान है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालो n+1/2 करना। अब मोस्टली कंफ्यूजन होता है डिस्क्रीट डेटा विथ फ्रीक्वेंसी एंड कंटिन्यूअस डेटा में। कंटिन्यूअस डेटा में हमको फॉर्मूला यूज करना है बड़ा वाला, तो वहां पे n/2, ओके, क्योंकि फॉर्मूले में n/2 था। एंड डिस्क्रीट डेटा विदाउट फ्रीक्वेंसी में n/2 नहीं लेना है, वहां पे n+1/2 लेना है, या फिर डिवाइडेड बाय 4, 10 जो भी रहेगा वो लेना है। क्लियर? अब इसके कुछ फीचर्स, इट इज अ मिडल मोस्ट वैल्यू, मीडियन ही तुम्हारा Q2, D5 एंड P50 होता है, मिडल वैल्यू है ना, तो मीडियन इज इक्वल टू Q2, D5 एंड P50। ये पोजिशनल एवरेज है, इट इज नॉट अफेक्टेड। अब देखना मीडियन जो है तुम्हारा कभी भी एक्सट्रीम से अफेक्ट नहीं होता, क्योंकि मीडियन इज अ मिडल वैल्यू ना, तुम उसमें 2 लो, 2000 लो, उसके अलावा और कुछ भी लो, एक्सट्रीम से अफेक्ट होगा नहीं होगा, क्योंकि एक्सट्रीम की वैल्यू हम कंसीडर कर ही नहीं, मीन में हम कंसीडर कर रहे थे, हम ऐड कर रहे थे सारे वैल्यूज को, तो वो अफेक्ट करता था, यहाँ पे अफेक्ट नहीं होगा। देन इट इज बेस्ट सुटेड फॉर ओपन एंड, इट इज बेस्ट सुटेड फॉर ओपन एंड क्लासिफिकेशन। हाँ, ये भी एक याद रखना, जब भी तुम ये मीडियन निकालने जाओ क्लास में, कंटिन्यूअस डेटा में मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल ये निकालने जाओ, तो हमेशा याद रखना जो तुम्हारा क्लास है वो क्लास एक्सक्लूसिव क्लास होना चाहिए, एक्सक्लूसिव क्लास बाउंड्रीज के साथ होना चाहिए, नॉट इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव इंक्लूसिव याद आ रहा है? अगर इंक्लूसिव रहता है तो लोअर लिमिट उसी क्लास में होती है, और एक्सक्लूसिव होता है तो लोअर लिमिट उस क्लास में, लोअर ना, अपर। हाँ, अगर एक्सक्लूसिव है तो अपर लिमिट उस क्लास में नहीं होती, एंड इंक्लूसिव है तो अपर लिमिट उस क्लास में होती है, लोअर लिमिट दोनों बार सेम क्लास में ही होती है। हाँ, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर? चलो आगे। तो ये एक चीज याद रखना कि ये ओपन एंड हमेशा हमको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना है। एक्सक्लूसिव, इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लोअर में से -0.5 एंड अपर में +0.5। क्लियर? चलो अब इसका प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी मैंने तुमको पहले ही AM के साथ बता दिया था कि y इज इक्वल टू a+bx अगर फॉर्मेट आ रहा है और तुमको मीडियन ऑफ x दिया है, तो मीडियन ऑफ y कैसे निकालोगे? x के जगह मीडियन ऑफ x रख के। ठीक है, यहाँ पे ये गलत हो गया है, इसको x करना है। ओके, क्लियर? चलो आगे। हाँ, एंड ये वाली प्रॉपर्टी, द सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन, सम ऑफ एब्सोल्यूट डेविएशन इज मिनिमम व्हेन ऑब्जर्वेशंस आर टेकन फ्रॉम मीडियन। जब मैं समेशन x माइनस एक्स बार, अब मीन में जो था समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर मिनिमम था, समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर मिनिमम था, कब? मीन से ले रहे तब। बट अगर मैं समेशन x माइनस मीडियन करूं, समेशन x माइनस मीडियन करूं, तो वो मिनिमम रहेगा, उसका स्क्वायर नहीं बोल रही हूं मैं, मीन में स्क्वायर है, मीडियन में मिनिमम कब है? मीडियन से मैं डेविएशन निकाल रही हूँ तब मिनिमम है। क्लियर? फिर चलते हैं मोड पे। अब मोड क्या है? मोड इज अ मिडिल, सॉरी, मोड इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, मोड इज अ मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा वो मेरा मोड है। बट क्लास में कैसे निकाले? क्लास बाउंड्रीज होते हैं तब कैसे निकाले? तो क्लास बाउंड्रीज के लिए हम क्या करेंगे? फॉर्मूला यूज करेंगे। पहले तो चेक करेंगे कि वैल्यू सबकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी है इसकी, वो क्लास रहेगा मेरा मॉडल क्लास, वो क्लास रहेगा मेरा मॉडल क्लास। वहां से मुझे क्या मिलने वाला है? लोअर लिमिट, उसकी लोअर लिमिट लगेगी, बराबर। तो वहां से फिर हमको चाहिए F0, F-1 एंड F1। F0 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, F0 क्या है? मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी। F-1 क्या है? उसके पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। एंड F1 क्या है? मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं करना है, मोड में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी
नहीं करना है, जो फ्रीक्वेंसी दी है उसी में से देखना है मैक्सिमम कौन सा है। क्लियर? और वहां वो रहेगा तुम्हारा मॉडल क्लास, उसके पहले वाला f-1 एंड उसके बाद वाला f1। फॉर्मूला क्या है? f0 से f-1 में डिफरेंस निकालो, f0 से f-1 में डिफरेंस निकालो, डिवाइडेड बाय 2f0 माइनस f-1 माइनस f1 into c, that is class length plus lower limit, plus lower limit। क्लियर? अब इसके फीचर्स क्या है? हाँ, जो तुम्हारा मोड है ये हम हिस्टोग्राम से डिफाइन कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। देन मोड कैन नॉट बी डिफाइंड ऑलवेज, जरूरी नहीं है हमेशा मोड आए ही। मोड इज मोस्ट फ्रीक्वेंट ना, तो जरूरी नहीं है ना आए भी। हमने कुछ कुछ जगह पे देखा है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में वगैरह, दो मोड आते हैं, यूनिमोडल बाय मॉडल देखा है ना, कि एक मोड भी आ सकता है, दो मोड भी आ सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही मोड डिफाइन हो। इट मे बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंडेड क्लासिफिकेशन, ये भी हमेशा ओपन एंड में होना चाहिए, क्योंकि मुझे वो लोअर लिमिट चेक करनी है, तो हमेशा हमको वो चेक करना पड़ेगा। जैसे ही क्लास आ जाए तो सबसे पहला काम क्या करना है, हमको चेक करना है कि ये इंक्लूसिव है या एक्सक्लूसिव है। अगर इंक्लूसिव रहा तो उसको एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करो एंड देन पूरा फॉर्मूला यूज करना, नहीं तो पॉइंट पॉइंट में डिफरेंस आएगा, ये गड़बड़ हो जाएगी। then it is not affected by extreme value, it is not based on all observation। ये all observation वैसे ही नहीं ले रहा है, ये most frequent observation ले रहा है। अब इसके एक प्रॉपर्टी में मेन प्रॉपर्टी जो है वो है तुम्हारी ये, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर? तो y और बाकी वो वाली प्रॉपर्टी सेम थी, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। मोड ऑफ x रख देना है x के जगह पे और y का आंसर निकालना है। अब यहाँ पे हुआ तुम्हारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी खत्म। अब हमको देखना है डिस्पर्शन। डिस्पर्शन क्या होता है? जो मेरा सेट ऑफ डेटा है वो डेटा कितना, जो ऑब्जर्वेशन है ये कितना दूर फैला हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। अब इसमें भी दो तरीके के मेजर्स है, एक एब्सोल्यूट डिस्पर्शन एंड दूसरा है रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। एब्सोल्यूट में हम कितना डिस्टेंस है इतना ही निकालेंगे, एंड उसके कोएफिशिएंट्स जो है वो रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में जाते हैं। तो एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में सबसे पहले रेंज। रेंज क्या होता है? लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। और इसका अगर कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज होता है लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन प्लस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन इनटू 100। क्लियर? देन क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन क्या है? Q3 minus Q1 upon 2, Q3 minus Q1 upon 2, and coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100, Q3 minus Q1 upon Q3 plus Q1 into 100। then mean deviation। मीन डेविएशन ये हमेशा याद रखना, मीन डेविएशन मतलब जरूरी नहीं है कि हमेशा मैं मीन से ही निकालू। यहाँ पे ये जो ए है ये मेरा मीन हो सकता है, मीडियन हो सकता है, मोड भी हो सकता है। तो हमको मीन डेविएशन में क्वेश्चन में चेक करना पड़ेगा, मीन डेविएशन अबाउट व्हाट, अबाउट व्हाट। तो अबाउट अगर मीन रहा तो हमको पहले मीन निकालना है, फिर मीन डेविएशन निकालना है, और अबाउट मीडियन रहा तो पहले हमको मीडियन निकालना है, देन मीन डेविएशन निकालना है। क्लियर? तो मीन डेविएशन क्या है? फॉर्मूला x माइनस ए अपॉन समेशन x माइनस ए अपॉन एन। अब ये मॉड में लिया है, इसका रीजन, अगर मैं समेशन x माइनस एक्स बार करूं तो वो 0 आता है, और तो 0 डिवाइडेड बाय 0, तो मीन डेविएशन मेरा 0 हो जाएगा, इसीलिए इसको हमेशा मॉड में लिया है। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन या अबाउट मीडियन जो भी रहेगा उसको फॉर्मूला क्या है? समेशन मॉड x माइनस ए अपॉन एन। ये मॉड में आएगा, सारे फिगर्स प्लस में चाहिए। इसके लिए मैंने तुमको बोला भी था, जब हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो मीन पहले निकाल के रख देंगे, देन क्या करेंगे, एक एक ऑब्जर्वेशन, अगर वो ऑब्जर्वेशन मीन से ज्यादा है तो ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, और अगर मीन से कम है तो मीन माइनस ऑब्जर्वेशन। इससे तुम्हारे सारे फिगर्स प्लस में होंगे, एम प्लस करने में आसानी होगी। अदरवाइज क्या करोगे, मीन क्या बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन माइनस मीन, हमेशा वही करना है, बट फिगर माइनस में आती है, प्लस माइनस प्रेस करके देन एम प्लस करना है। जो तुमको आसान लगे उस तरीके से जाओ। एंड अगर यही फ्रीक्वेंसी के साथ है तो क्या होगा, जब हम x माइनस एक्स बार या x माइनस मीडियन कर रहे हैं तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे
फ्रीक्वेंसी एंड देन करेंगे m प्लस। समेशन करना है ना, तो समेशन में हमेशा m प्लस करना है, तो हम क्या करेंगे x माइनस मीन इनटू फ्रीक्वेंसी देन m प्लस। अब ये हर एक जगह पे होगा, ये कैलकुलेटर पे कैसे करना है पूरा प्रॉपर हो जाएगा, पर अभी के लिए फॉर्मूला क्लियर है, क्योंकि जब तक तुमको फॉर्मूला नहीं क्लियर तब तक तुम वो जो ऑब्जर्वेशन तुमको ऑब्जर्वेशंस दिख रहे हैं तुम उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तुमको सबसे पहले फॉर्मूला क्लियर रखना पड़ेगा। फॉर्मूला क्लियर है, फॉर्मूला लिखोगे साइड में एंड देन कैलकुलेशन स्टार्ट करोगे, तुमको आसान होगा सॉल्विंग के लिए। मीन डेविएशन क्लियर, फिर उसके आगे आता है कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन। कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इज मीन डेविएशन अपॉन ए, मीन डेविएशन अपॉन ए। अब ये ए क्या है, मीन भी हो सकता है। अगर तुमने मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला है तो डिनोमिनेटर में मीन होगा, अगर तुमने मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकाला है तो डिनोमिनेटर में मीडियन होगा, और इनटू 100 करना है। कोएफिशिएंट के लिए हमेशा याद रखना हर जगह इनटू 100 है, कोएफिशिएंट निकालते वक्त हमेशा इनटू 100 है। ओके क्लियर। देन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन इज अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, अंडर रूट समेशन x माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। और उसका एक और फॉर्मूला बोला था मैंने, समेशन एक्स स्क्वायर अंडर रूट में, हाँ, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर, समेशन एक्स स्क्वायर अपॉन n माइनस एक्स बार ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, और अगर यही फ्रीक्वेंसी के साथ रहेगा तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। और कोएफिशिएंट निकालना है तो क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन एक्स बार इनटू 100। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बोला जाता है इसको, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। अब स्टैंडर्ड डेविएशन हम मीन से डिफरेंस निकाल रहे हैं, उसका स्क्वायर कर रहे हैं, इसीलिए कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन में एक्स बार डिवाइड होगा। क्लियर। और ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कब निकालना है, अगर तुमको दो डेटा दिया है, कंपेयर करो, बोला है कि कौन सा ज्यादा कंसिस्टेंट है या कौन सा ज्यादा वोलाटाइल है, तो वहां पे हमको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन से कंपेयर करना है। क्लियर। फिर आते हैं प्रॉपर्टीज पे। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्पर्शन, अगर सारे ऑब्जर्वेशन सेम है तो रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन पूरा 0 होगा, क्योंकि सारे ऑब्जर्वेशन सेम है ना। तुम उसी ऑब्जर्वेशन को उसी ऑब्जर्वेशन से माइनस करोगे तो आंसर 0 आएगा। देन इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, चेंज ऑफ स्केल का इफेक्ट क्या होता है। अब अगर सेम जैसे हमको फॉर्मूला दिया है, अब वहां पे y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये आ रहा था करेक्ट, और हमने मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में बोला कि x के जगह पे वो मेजर रख दो, y का मेजर मिल जाएगा। बट अब यहाँ पे वैसे नहीं करना है, हमको x का कोएफिशिएंट उठाना है, x का कोएफिशिएंट उठाना है और उस x के कोएफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करना है जो भी मेरे को दिया है। क्या दिया हुआ होगा, रेंज, मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मॉड b इनटू रेंज ऑफ x, रेंज ऑफ x, या फिर मीन डेविएशन ऑफ x, क्वार्टाइल डेविएशन ऑफ x, या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x। क्लियर। इससे मेरे को y के सारे मिल जाएंगे। क्लियर हुआ। देन एक बड़ा वाला फॉर्मूला आता है, दैट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला देखो, n1 इंटू सिग्मा स्क्वायर 1 प्लस n2 इंटू d1 स्क्वायर, देन n2 इंटू सिग्मा स्क्वायर 2 प्लस n2 इंटू d2 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब यहाँ पे d1 d2 आया है, तो ये d1 d2 क्या है, d1 d2 is nothing but x bar 1 minus combined mean and x bar 2 minus combined mean। combined mean से कितना डिफरेंस है, वो d1 d2 है। क्लियर। अब थोड़ी 2-4 चीजें याद रखनी है, थोड़ा सा पार्ट बचा है, फटाफट देख लेते हैं। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन में डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन जो है ये वेरिएबल के साथ होगा, मतलब रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे यूनिट होंगे। केजी वगैरह जो भी रहेगा, हाइट रहेगा, जो भी रहेगा, हम वहां पे उसका यूनिट लिखेंगे। बट अगर रिलेटिव मेजर्स है तो वो यूनिट फ्री होता है। रिलेटिव मेजर इज ऑलवेज यूनिट फ्री। ठीक है। फॉर कंपेयरिंग टू और मोर डिस्ट्रीब्यूशन, रिलेटिव मेजर्स आर
यूज एंड नॉट द एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। मैंने अभी बोला हमको कंपेयर करना है, क्या कंपेयर करना था, कंसिस्टेंसी या वोलेटिलिटी, तो मैंने सीवी बोला था। सीवी के जगह तुम क्वार्टाइल डेविएशन क्या बोलते, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन वगैरह भी यूज कर सकते हो, बट वहां पे क्या यूज करना है, रिलेटिव मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज करना है, एब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन यूज नहीं करना है। देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन, हमने आइडल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी देखा था, तो वैसे ही आइडल मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन भी है, properly defined, easy to comprehend, simple to compute, based on all observation, unaffected by sampling fluctuations, and amendable to some desirable mathematical treatment। अगर कुछ चेंज कर रहे हैं, जैसे ये ऊपर का चेंज कर रहे थे ना हम, चेंज ऑफ स्केल, तो प्रॉपर्टी अभी भी सेम रह रही थी, तो वो कुछ मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब इनके बीच में भी जो मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन है, इनके भी कुछ कंपैरिजन दिए हुए हैं जो हमको थियोरी के लिए याद रखना है, बिकॉज थियोरी में पूछा जाएगा तो हमको ये थोड़ी बहुत चीजें याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, range is the quickest way to compute the measures of dispersion, mean deviation is rigidly defined, it is based on all observation, however the mean deviation is difficult to comprehend and computation. Then quartile deviation is also rigidly defined. Quartile deviation is the best measure of dispersion for open end classification. अगर ओपन एंड क्लासिफिकेशन आ रहा है तो क्वार्टाइल डेविएशन बेस्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन रहेगा। तो ये थोड़े से ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे इंस्टीट्यूट कभी कभी पूछती है, थियोरी पूछती है, तो थियोरी के लिए ये थियोरी भी अच्छे से रीड करके जाना, तो तुम्हारा ये चैप्टर बहुत आसानी से जाएगा। इसके क्वेश्चंस हम करेंगे अगले इसमें, तब तक के लिए पढ़ते रहो और रिवाइज करते रहो।